अचानक मुझे अपने छोटे ट्रांसमीटर का ख्याल आया, जिसे मैंने क्वार्टर के सामने सुंबल के दरख्त के नीचे एक जगह छुपा दिया था। ऐसा मैंने एहतियात के तौर पर किया था। धमाके के बाद कुछ भी हो सकता था, मुझ पर भी शुबा किया जा सकता था। अगरचे इसका इम्कान बहुत कम था, मगर भारतीय हुकूमत के इतने बड़े नुकसान के बाद मुझे भी दायरे तफ्तीश में शामिल किया जा सकता था। खा ये तफ्तीश मुझसे छुपा कर की जाती। घड़ी की सेकंड की सुई गर्दिश कर रही थी। 12 बजने में 3 मिनट बाकी रह गए थे। फिर 1 मिनट गुजर गया। फिर 12 बजने में आधा मिनट रह गया। ये कभी नहीं हो सकता था कि मेरे लगाए गए इंतहाई जदीद और ताकतवर बम न फटें। 12 बजने में 10 सेकंड रह गए तो मैं अपनी जगह पर बिल्कुल साकित हो गया। सेकंड की सुई 12 के हिस्से से आगे निकल गई। पौंडीचेरी वहां से बहुत दूर था। मुझे एटमी आबदोज के धमाके की आवाज सुनाई नहीं दे सकती थी, मगर मुझे यकीन था कि वहां धमाका हो चुका है और एटमी आबदोज के परखचे उड़ चुके थे। बस थोड़ी देर में इंस्पेक्टर नाथन के लेबर ऑफिस में एक फोन कॉल या वायरलेस पैगाम आना था और वहां भी अफरा तफरी मच जानी थी। मैं जल्दी से उठा, गुस्ल खाने में जाकर मुंह हाथ धोया, फ्रिज में से मछली निकाल कर गर्म की, उसे रोटी के साथ खाया, कॉफी बनाई और मग हाथ में लेकर अपने कमरे में आकर आराम कुर्सी पर बैठकर घूंट घूंट करके पीने लगा। एटमी आबदोज की तबाही ने भारतीय वजारत दिफा और वजारत दाखिला और सीक्रेट सर्विस में एक कोहराम मचा दिया होगा। अब तक हजारों फोन कॉलें और खुफिया सिग्नल फजा में मुंतशिर हो चुके होंगे। मिलिट्री और सिविल दोनों सीक्रेट सर्विसेज हरकत में आ गई होंगी। हो सकता है उस वक्त तक वजारत दिफा का हंगामी इजलास भी बुला लिया गया हो, जिसकी सदारत भारत के प्राइम मिनिस्टर कर रहे हो। मैं फौरी तौर पर एटमी आबदोज की तबाही की तस्दीक करना चाहता था, मगर मेरा जेटी पर उस वक्त जाना मुनासिब नहीं था। मुझे अपने आप को बिल्कुल बेताल्लुक रखना था और आबदोज की तबाही की खबर सुनने पर इस रद्द अमल का इजहार करना था, जिसका इजहार इंस्पेक्टर नाथन ने किया होगा। वक्त बड़ी मुश्किल से गुजरने लगा। कॉफी का मग खाली हो गया। मैं उठकर अपने कमरे में आ गया। मैंने ठंडी पतलून और बुशर्ट पहन रखी थी। इसी तरह सिगरेट सुलगाकर पलंग पर लेट गया। तसव्वुर में पौंडीचेरी पहुंच गया, जहां बंदरगाह पर चारों तरफ आग लगी थी। शोले आसमान को छू रहे थे और इंजन आग बुझाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। मेरे खैरात का सिलसिला टूट गया। कोई तेज तेज कदमों से बरामदे में दाखिल हुआ था। कैप्टन मेहता, ये इंस्पेक्टर नाथन की घबराई हुई आवाज थी। मैं जल्दी से उठकर बरामदे में आया। इंस्पेक्टर नाथन इंतहाई परेशानी के आलम में इधर उधर टहल रहा था। उसका सांस फूला हुआ था। मुझे देखते ही बोला, हमारी सबमरीन ब्लास्ट हो गई है। अभी अभी पौंडीचेरी से सिग्नल मौसूल हुआ है। ये बहुत बुरा हुआ। कैप्टन, कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। मेरी अदाकारी शुरू हो गई। मैं जैसे गुंग होकर रह गया था। इंस्पेक्टर नाथन, क्या तुम होश में हो? इंस्पेक्टर नाथन ने मुझे बांस की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, फिर खुद भी दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। अपने माथे को पकड़कर 2-1 बार दबाया, फिर मुर्दा सी आवाज में बोला, आखिर वही हुआ जिसका हमें खतरा था। यह हमारी सबसे कीमती सबमरीन थी। इसके साथ यूरेनियम भी तबाह हो गया। माय गॉड, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारी खैर नहीं, हो सकता है हमें सस्पेंड कर दिया जाए। मैंने इंतहाई परेशानी का इजहार करते हुए कहा, नाथन, मुझे अपनी मौतली की कोई परवाह नहीं। हमने सबमरीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी, लेकिन पौंडीचेरी की सिक्योरिटी ने इन खैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। अफसोस इस बात का है कि हमारे भारतवर्ष का बेपनाह नुकसान हो गया है। हमारी प्रेस्टीज को धक्का लगा है। काश हम खुद पौंडीचेरी चले गए होते। वो लोग सिनहाली तखीबकारों को डिटेक्ट नहीं कर सके। इंस्पेक्टर नाथन बेचैनी से उठ खड़ा हुआ। उसके होंठ खुश्क हो रहे थे। बोला, तुम मेरे साथ आओ। दिल्ली से बार बार सिग्नल आ रहे हैं। सबमरीन चली थी तो किसने चेकिंग की थी? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे मालूम था कि राजधानी के हमारे हेडक्वार्टर से भी फोन आएगा और मुझसे रिपोर्ट तलब की जाएगी। चुनाचे मैंने जल्दी से क्वार्टर को ताला लगाया और इंस्पेक्टर नाथन के साथ जेटी के लेबर ऑफिस में आ गया। हमारे दाखिल होते ही फोन की घंटी चीख उठी। हेलो, इंस्पेक्टर नाथन की बौखलाई हुई आवाज आई। उसने यस सर प्लीज स्पीक कहा और फोन मुझे दे दिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, कैप्टन रामकिशन मेहता। मैंने अपने दिल्ली वाले सीआईडी हेडक्वार्टर के सीक्रेट नंबर तो तिवाड़ी की आवाज पहचान ली। मैंने कहा, यस सर, मैं कैप्टन रामकिशन बोल रहा हूँ। वो बोला, मैं दिल्ली हेडक्वार्टर से तिवाड़ी बोल रहा हूँ। टंडन साहब से बात करो। ये वही खद्दर पोश, तोते जैसी नाक, सुनहरी ऐनक वाले गंजे परशुत्तम टंडन थे, जो भारतीय प्रधानमंत्री के सेक्रेटेरिएट के चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर थे और जिनके बारे में मेरी छठी हिस्स कभी कभी खबरदार कर दिया करती थी कि इस हिंदू इंटेलिजेंस ऑफिसर से होशियार रहो। मैंने टंडन जी को नमस्ते कहा। उन्होंने जवाब में तेज आवाज से कहा, आखिर यह सब क्यों हुआ? तुम वहां किस लिए गए थे? वो मुझ पर बरस रहे थे। मैंने कहा, सर, मैंने अपने जोन में ड्यूटी पूरी कर दी थी। ये पौंडीचेरी में सबोताज हुआ है। परशुत्तम टंडन ने तल्ख लहजे में कहा, ये अंदाजे लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर सख्त अपसेट है। मैं अभी उनके पास से उठकर आ रहा हूँ। फौरन पौंडीचेरी पहुंचकर मुझे फुल रिपोर्ट दो।
तुम मेरा सीक्रेट फोन नंबर जानते हो। खटाक से फोन बंद कर दिया गया। इंस्पेक्टर नाथन मुंह खोले मुझे तक रहा था। मैंने गहरा सांस भरकर रिसीवर रख दिया। इंस्पेक्टर नाथन की परेशानी हर जानिब थी। इंस्पेक्टर नाथन को कैमोफ्लेज करने की गरज से कन्याकुमारी की इस फौजी बंदरगाह के मजदूरों का लेबर ऑफिसर बना दिया गया था। असल में वो इस सारे इलाके का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था और वो मुअत्तल होने से नहीं बच सकता था, बल्कि खतरा ये भी था कि उस पर मुकदमा चलाया जाए। उसने खुश्क आवाज में पूछा, कौन था? मैंने कहा, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर पुरुषोत्तम दास टंडन। मैंने अपने आप को बेदिली से कुर्सी पर गिरा दिया और परेशान होकर कहा, पुछूर पौंडीचेरी की सिक्योरिटी का है और सारा इल्जाम हमारे सर थोपने की कोशिश की जा रही है। इंस्पेक्टर नाथन के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। मैंने उसे हौसला देते हुए कहा, तुम फिक्र न करो इंस्पेक्टर, तुमने अपने जोन से सबमरीन को ऑल क्लियर की रिपोर्ट वसूल करने के बाद गुजार दिया था। इंस्पेक्टर नाथन ने मुर्दा आवाज में कहा, कैप्टन, सब अपनी खाल बचाने की फिक्र में है। तुम देख लेना, हम दोनों फंस जाएंगे, बल्कि तुम भी छूट जाओगे और मैं फांसी के तख्ते पर लटकाया जाऊंगा। मैंने इंस्पेक्टर नाथन को एक बार फिर तसल्ली दी और कहा कि टंडन जी ने मुझे पौंडीचेरी जाकर हादसे की फुल रिपोर्ट सबमिट कराने को कहा है। मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो, जहां अकेले तुम ज्यादा परेशान होगे। इंस्पेक्टर नाथन ने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और आजिजी से बोला, कैप्टन, तुम तो मेरे हक में गवाही दोगे ना? तुम तो जानते हो कि हमने सबमरीन की किस तरह चेकिंग की थी। सब कुछ ठीक था। मैंने कहा, इसमें क्या शक है, मगर नुकसान बेपनाह हुआ है। सबमरीन के बरखचे उड़ गए हैं। ख्याल है कि अमले का कोई आदमी नहीं बच सका। बहरहाल पौंडीचेरी पहुंचने के बाद हम तखीबकारों का सुराग लगाकर दम लेंगे। ये उन्हीं लोगों का सबोताज है। हमने तो पहले ही कैप्टन शिवाजी से कह दिया था कि आप दोस्त को पौंडीचेरी ले जाने के बजाय सीधा कलकत्ता की तरफ चला जाए। इंस्पेक्टर नाथन फौरन बोला, मैंने अपनी रिपोर्ट में भी यही तजवीज पेश की थी, मगर सबमरीन का कैप्टन शिवाजी जिद्दी था। अपने साथ उसने हमें भी मरवा दिया है। अब कुछ नहीं पता क्या होगा। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। इंस्पेक्टर नाथन की आवाज भर्रा गई। मैं उसे हौसला देने की कोशिश करने लगा, मगर उसे कहाँ हौसला आता। वो खूब जानता था कि ऊपर वाले अपनी चमड़ी बचाने के लिए उसे कुर्बानी का बकरा जरूर बनाएंगे। अपने साथ मैं उसे इसलिए पौंडीचेरी ले जाना चाहता था कि वो पौंडीचेरी के सिक्योरिटी अमले को जानता था और मुझे बड़ी सहूलत हो जाती और मैं अपनी रिपोर्ट आसानी से तैयार कर सकता था। मैंने इंस्पेक्टर नाथन को अपनी बातों से कम इतना यकीन जरूर दिलाया कि उसकी नौकरी नहीं जाएगी और अगर उसे मुअत्तल कर भी दिया गया तो वो बहुत जल्द बहाल हो जाएगा, क्योंकि मैं उसके हक में गवाही दूंगा। इंस्पेक्टर को कुछ हौसला हो गया। मैंने उसे कहा कि मिलिट्री एयरपोर्ट से पता करवाए कि हमें कोई तैयारा पौंडीचेरी ले जा सकता है। वहां से पता चला है कि सिर्फ एक डिकोटा एयरबेस पर मौजूद है जिसकी ओवरहॉलिंग हो रही है और सुबह 8 बजे एक छोटा फोकर रामेश्वर से आएगा। उसमें सवार होकर हम पौंडीचेरी जा सकते हैं। रेल के जरिए जाने से 1.5 दिन लग जाता है। हमने यही तय किया कि दूसरे रोज सुबह 8 बजे पौंडीचेरी के लिए रवाना हो जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद फोन आ रहे थे। ये तमाम टेलीफोन मद्रास, केरला और दिल्ली की सिक्योरिटी वालों के थे। इंस्पेक्टर नाथन बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि हमने ऑल क्लियर की रिपोर्ट मिलने पर सबमरीन को रवाना होने की इजाजत दी थी। अभी शाम नहीं हुई थी कि मद्रास हेडक्वार्टर से चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम भी अपने 2 आदमियों के साथ तहकीकात करने वहां पहुंच गया। उसने मुझसे भी मुलाकात की, हमसे पूरी रिपोर्ट ली, हमारे बयानात लिखवा कर फाइल में रखे और जेटी पर जाकर उस जगह का मुआयना किया जहां एटमी आबदोज कुछ वक्त लंगर अंदाज रही थी। फिर गोदाम का भी मुआयना किया। अभी तक सिक्योरिटी ऑफिसर मिस्टर गणेशम ने इंस्पेक्टर नाथन को ये नहीं बताया था कि उसे मुअत्तल कर दिया गया है। वो पहले उससे पूरी मालूमात हासिल करना चाहता था। फिर जब उसने नाथन से कहा कि महकमे ने उसे मुअत्तल कर दिया है तो इंस्पेक्टर नाथन करीब करीब बेहोश हो गया। हमने उसे पानी पिलाया, हौसला दिया और उसे लेबर ऑफिस के दूसरे कमरे में ले जाकर लिटा दिया। रात को हम सब ने वहीं बंदरगाह के ऑफिस में ही खाना खाया। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम अपने 2 आदमियों के साथ रेस्ट हाउस में आराम करने चल दिया। इंस्पेक्टर नाथन को मैं उसके बस्ती वाले क्वार्टर में छोड़ आया। हमारा प्रोग्राम दूसरे रोज पौंडीचेरी इकट्ठे जाने का था, मगर अब इंस्पेक्टर नाथन के मुअत्तल होने से सूरत हाल बदल गई थी। मद्रासी सिक्योरिटी ऑफिसर ने उसे वहीं रुकने के लिए कहा था। अब मुझे दूसरे रोज अकेले ही पौंडीचेरी जाना था। मैं अपने क्वार्टर वाले कमरे में आ गया। आज की रात मेरा इस क्वार्टर में वैसे भी रहना जरूरी था, क्योंकि मुझे रात के 10 बजे के बाद पाकिस्तान में अपने बॉस से राब्ता कायम करना था। खाना मैं ऑफिस से खाकर ही आया था। पौंडीचेरी जाने के लिए मुझे किसी किस्म की खुसूसी तैयारी की जरूरत नहीं थी। कपड़े मेरे पास मौजूद थे। एक ब्रीफकेस भी था। दिल्ली हेडक्वार्टर की एक फाइल उसमें पहले ही से रखी हुई थी। इस ब्रीफकेस में मेरा दिल्ली हेडक्वार्टर का शनाख्ती कार्ड भी था, जिस पर मेरी तस्वीर के नीचे मेरा नाम कैप्टन रामकिशन मेहता लिखा था और सरकारी मोहर लगी थी। इसके अलावा कुछ करेंसी नोट भी थे। मेरी एक डायरी थी जिस पर मेरे दिल्ली वाले मकान का पता और दोस्तों के और होने वाली बीवी सुजाता के टेलीफोन नंबर दर्ज थे। मैंने घड़ी देखी, अभी 10 बजने में 1 घंटा बाकी था। मैं पतलून बुशर्ट में ही रहा और सिगरेट सुलगा कर कॉफी बनाने लगा।
कुछ देर पलंग पर बैठा रहा। खबरों में ऑल इंडिया रेडियो ने एटमी आबदोज की तबाही की खबर बिल्कुल नहीं दी थी। एक छोटी सी खबर में महज ये बताया गया था कि आज दिन में पौंडीचेरी बंदरगाह की एक जेटी पर आग भड़क उठी, जिसे आग बुझाने वाले अमले ने फौरन बुझा दिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि हमारी इत्तला के मुताबिक आबदोज के साथ उसके अमले के भी परखचे उड़ गए थे। आम लोगों का नुकसान इसलिए नहीं हुआ था कि एटमी आबदोज जेटी से दूर एक खाड़ी में लंगरअंदाज थी। वहां एक टीले की ओट थी। हुकूमत ने इस खबर को नशर नहीं होने दिया था। जब रात के ठीक 10 बज गए तो मैंने कोने वाली बोरियों के नीचे से छोटा सा मगर ताकतवर ट्रांसमीटर निकाला और उसे ऑन करके खास फ्रीक्वेंसी में लाने की कोशिश करने लगा। बाहर रात की खामोशी काफी गहरी हो चुकी थी। कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी। ट्रांसमीटर में टोन की आवाज निकली और फिर दूसरी तरफ से किसी ने मरमूज कोड में अपना नाम दोहराया। यह हमारा खास कोड था। मैंने भी फौरन अपना कोड नंबर बोला। दूसरी तरफ से मेरे बॉस की आवाज सुनाई दी। वो मरमूज हुरूफ में बात कर रहा था जिसमें लफ्ज कोई नहीं था, ताकि दोनों तरफ कोड को खोलने और इबारत बनाने में आसानी रहे। मैंने एक इंतहाई गैर जिम्मेदारी का काम किया था। उस रोज कुछ कैफियत ऐसी है जानी थी कि मैं दरवाजा बंद करना भूल गया। वैसे भी मेरा क्वार्टर लेबर ऑफिस से दूर जंगल में था। रात के वक्त वहां जिस शख्स के आने की तवक्को थी वो कत्ल कर दिया गया था। सिन्हाली एजेंट सिंगू ही वक्त बे वक्त अचानक निकल आता था। उस वक्त इत्तेफाक देखिए कि रिवॉल्वर मुझसे 6-7 कदमों के फासले पर तकिए के नीचे पलंग पर पड़ा था, क्योंकि मैं रात को रिवॉल्वर अलमारी की दराज से निकाल कर तकिए के नीचे रखकर सोता था। मैं पलंग की पायथी की जानिब लकड़ी के फर्श पर बिछी हुई चटाई पर बैठा ट्रांसमीटर पर अपने पाकिस्तानी बॉस से बातचीत कर रहा था। दीवार पर हल्का बल्ब भी रोशन था। पहले मैंने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन उस रोज इंतहाई बेपरवाह होकर ऐसा खतरनाक काम कर रहा था। बॉस को एटमी आबदोज की तबाही की इत्तला पहले ही पहुंच चुकी थी। उसने मुझे मुबारकबाद दी और कहा कि अब मुझे दूसरे मिशन के बारे में दिल्ली में खबर कर दी जाएगी। वायरलेस पर मैं 15-20 मिनट तक बातें करता रहा। बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी गई मुझे। फिर अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बाहर बरामदे में कोई आदमी मौजूद है। मैंने वहीं ट्रांसमीटर बंद करके उसे पलंग के गद्दे के नीचे खिसका दिया। आहिस्ता से उठकर दीवार के साथ दबे पांव चलता दरवाजे तक आया। एक बार तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे सामने इंस्पेक्टर नाथन खड़ा मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। मैंने फौरन अपने आप को संभाला और पूछा, इंस्पेक्टर नाथन, तुम इस वक्त कैसे आ गए? खैरियत तो है? इंस्पेक्टर नाथन की आंखों से चिंगारियां फूट रही थी। गुस्से में दांत पीसते हुए गुर्राया, कैप्टन, तुम और पाकिस्तानी एजेंट, एटमी आबदोज की तबाही का मामला अब हल हुआ है। मेरी खुशकिस्मती थी कि इंस्पेक्टर नाथन वर्दी में नहीं था और उसकी पेटी में पिस्तौल नहीं लगा था। वो जब ख्वाबी के लिबास में था और कोई जरूरी बात करने मेरी तरफ आया था। उसने अंदर से मेरी बातों की आवाज सुनी तो दरवाजे के पास आकर रुक गया। फिर उसने कोड अल्फाज में मुझे बातें करते सुना तो फौरन समझ गया कि मामला क्या है। आखिर वो खुद सीक्रेट सर्विस का आदमी था। फौरन समझ गया कि मैं किसी दूसरे मुल्क की सीक्रेट सर्विस से बात कर रहा हूँ। वायरलेस ट्रांसमीटर पर मुझे दिल्ली बात करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि दिल्ली और मद्रास में उसके ऑफिस पर लगे फोन पर ही बात कर लिया करता था। और अपने रेडियो ट्रांसमीटर की बाबत मैंने इंस्पेक्टर नाथन से कभी जिक्र नहीं किया था। सिवाय पाकिस्तान के मैं किसी और मुल्क का एजेंट नहीं हो सकता था। इस बात पर इंस्पेक्टर नाथन की मौत भी मेरे हाथों यकीनी हो गई थी। सिन्हाली एजेंट के बयान को तो मैं किसी कदर छुटला भी सकता था, मगर इंस्पेक्टर नाथन की रिपोर्ट को मैं किसी हालत में भी छुटला नहीं सकता था। इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्र बजाला रहा था कि इंस्पेक्टर नाथन के पास पिस्तौल नहीं था, वरना वो दरवाजा खुलते ही मुझे शूट कर देता और मैं अपना बचाव नहीं कर सकता था। दूसरी शुक्र बजा लाने वाली बात यह थी कि हम दोनों लेबर ऑफिस से दूर एक वीरान जगह पर अकेले थे और हमारी आवाज या इंस्पेक्टर नाथन की आवाज कोई नहीं सुन सकता था। बेचारे ने वतन परस्ती का हक अदा करते हुए मेरी गर्दन जरूर दबोच ली थी, मगर मेरे तजुर्बे, ताकत और महारत के आगे उसकी हैसियत सिफर के बराबर थी। चुनाचे दूसरे ही लम्हे उसकी गर्दन मेरे आहनी पंजे के शिकंजे में जकड़ी हुई थी। मैं उसकी गर्दन को झटके दे रहा था और उसकी आंखें बाहर को निकल आई थी। उसके बाद उसकी गर्दन का तनाव खत्म हो गया। उसका सर एक तरफ गिरने लगा। मैंने उसे आराम से फर्श पर छोड़ दिया। वो मर चुका था। मैंने पहला काम ये किया कि ट्रांसमीटर को पलंग के नीचे से निकाला। बाहर निकलकर दरवाजे को ताला लगाया। सुंबल के दरख्त के नीचे जाकर उसे चबूतरे के पत्थर के नीचे छुपा दिया। ऊपर पत्थर दोबारा रखकर मिट्टी और घास डाली और लपक कर कमरे में वापस आ गया। आते ही बत्ती बुझा दी। इंस्पेक्टर नाथन की लाश ठिकाने लगाने का काम अब मेरे सामने था। वैसे तो मैं लाश को किसी भी जगह जमीन में दबा सकता था, लेकिन उसकी गुमशुदगी कई शुबहात को जन्म दे सकती थी और ये खबर दिल्ली मेरे हेडक्वार्टर तक भी जाती और वहां प्रधानमंत्री सेक्रेटेरिएट का चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर परशुत्तम दास टंडन पहले ही मुझे अपनी निगाह में रखे हुए था। एक ख्याल मेरे जहन में अचानक आ गया। ख्याल बड़ा मुनासिब था, मगर उसके लिए मुझे मजीद अंधेरा होने का इंतजार था। इंस्पेक्टर नाथन की लाश मेरे कमरे के फर्श पर पड़ी थी। कमरे में अंधेरा था। मैंने झुककर नाथन के दिल पर हाथ रख दिया। उसकी धड़कन बंद हो चुकी थी। मैं रसोई में गया। वहां कोने में नारियल की छाल की बनी हुई रस्सी का गुच्छा कई रोज से पड़ा हुआ था। मैं उसे कमरे में लाया
ये 15-20 फुट लंबी रस्सी थी और काफी पतली रस्सी थी। जब रात और ज्यादा गहरी हो गई तो मैंने कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में नजर दौड़ाई। जंगल के दरख्तों में गहरी तारीकी और मौत जैसा सन्नाटा छाया था। 2-3 झिंगर खाड़ी की तरफ बोल रहे थे। इंस्पेक्टर नाथन भारी जिस्म वाला नहीं था। मैंने उसकी लाश को कांधे पर डाला, रस्सी का गुच्छा हाथ में पकड़ा और बरामदे से होता हुआ दरख्तों में निकल गया। थोड़ी दूर जाने के बाद समंदर की खाड़ी का साहिल आ गया। यहाँ मैंने एक मौजूद दरख्त देखकर नाथन की लाश को जमीन पर रख दिया।